वंदे स्वराज देशवासियों, राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल आज के पक्ष मुक्त के दूसरे एपिसोड में राजकोट से प्रस्तुत हुआ हूं आप सब देशवासियों के सामने। आज का यह दूसरा एपिसोड, जैसा कि पहले एपिसोड में हमने बताया था कि आज की इन परिस्थितियों में हमारे सामने अपने देश को पक्षमुक्त बनाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि इस लोकतंत्र के लिए तो हमारे पुरखों ने बलिदान नहीं दिए थे, हमें तो लोकतंत्र की बात कही गई थी, लोकतंत्र पाने की बात कही गई थी, जिसको कि हम स्वराज कहा करते थे। और वह लोकतंत्र के बदले हमें आज यह पक्षतंत्र प्राप्त हुआ है, जो किसी तरह से भी अंग्रेजों की गुलामी से कम नहीं है। उस समय की जो गुलामी थी अंग्रेजों की, वह उनकी गोरी चमड़ी के कारण दृश्य गुलामी थी। और आज जो हैं हम ऊल में से चूल में जा कर के गिरे हैं और इन पॉलिटिकल पार्टियों की एक अदृश्य गुलामी में हम जा कर के फंसे हैं। इस गुलामी से निकलने के मार्ग भी हैं, और यह मार्ग जो हैं वो अनशन, आंदोलन, धरना, रैली, रेल रोको या रास्ता रोको, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा इनका उपाय नहीं होना है। इनका उपाय जो होना है वह चुनाव के द्वारा ही होना है। यह मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। इसलिए यह सारा का सारा विचार जो है पक्ष मुक्त का, इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको समझना होगा। और इसलिए ही यह धारावाह एपिसोड जो हैं यह प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस विषय में मेरी जो समझ बनी है वह विस्तार से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में जैसा कि बताया गया था कि राजीव दीक्षित के गुरु इतिहासकार धर्मपाल जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, भारतीय चित मानस और काल, जो कि 1996 में प्रकाशित हुई थी। उस किताब में 6 चैप्टर दिए गए थे, जिसके बारे में पहले एपिसोड में भी बताया था। आज फिर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 था, यह 20वीं 21वीं सदी आखिर है किसकी। और चैप्टर नंबर 2, अपना अध्ययन भी विदेशी नज़र से। चैप्टर नंबर 3, महत्व सही जवाब का नहीं बल्कि सही सवाल का है। चैप्टर नंबर 4, कि अपने चित को समझे बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। चैप्टर नंबर 5, हम किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 6, कि सभ्यताओं का यानी कि सिविलाइजेशंस का नवीनीकरण तो हमेशा करना ही होता है। पिछले एपिसोड में चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताया था। उस एपिसोड में यह 20वीं 21वीं सदी आखिर है किसकी, हमारी या पश्चिम जगत की, उस विषय में बात की गई थी। और आज के इस एपिसोड में अपने खुद का अध्ययन भी विदेशी नज़र से यानी कि परदेशी नज़र से किया जाएगा क्या, इस विषय में बात करनी है।
सहज भारतीय चित मानस और काल को समझने के बहुत सारे मार्ग हैं। 18वीं शताब्दी के स्वदेशी राज समाज को समझने का प्रोफेसर धर्मपाल जी का जो प्रयत्न था, उनके द्वारा जो 40 साल लंदन में बिताए गए थे और वहाँ पर उनके द्वारा जो अनेकों दस्तावेज का अध्ययन किया गया था, वह भी एक मार्ग था। उस मार्ग से तो भारतीय सोच जो है ये शायद पकड़ में नहीं आती, लेकिन उस सोच की भौतिक प्राप्तियों की कुछ न कुछ समझ तो बनती है। सहज भारतीय रीतभात और व्यवस्थाओं का कुछ कुछ अनुमान तो होता है। अपने साधारण लोगों को जानना, वे कैसे जीते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब देखने समझने की कोशिश करना, यह भारतीय चित्त मानस और काल को पकड़ने का एक दूसरा मार्ग है। लेकिन इस वक्त यह मार्ग जो है यह कुछ मुश्किल जान पड़ता है। हम जैसे सोचने समझने वाले लोग जो कि अभी इस वक्त हमारी जड़ों से इतना ज़्यादा तो उखड़ चुके हैं, हमारे मूल से इतना ज़्यादा उखड़ चुके हैं कि अपने लोगों की बातों को उनकी ही दृष्टि से समझ सकना, ये शायद इस वक्त हमसे नहीं हो सकेगा। भारतीय मानस को समझने के लिए अपने प्राचीन साहित्य को तो समझना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ का असीम साहित्य जो हमेशा से भारतीय सभ्यता का आधार रहा है और जिससे हमारे यहाँ की प्रज्ञा और व्यवहार नियमित होते रहे हैं, उन्हें जाने बगैर भारतीय सोच को जानने की बात नहीं चल सकेगी। ऋग्वेद से लेकर के अपना जितना साहित्य है, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत और रामायण है, या फिर बौद्ध और जैन साहित्य हैं, अथवा तो फिर आयुर्वेद हैं, शिल्पशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे व्यावहारिक विषयों की जो विभिन्न संहिताएं हैं, वह सबकी एक समझ तो हमें बनानी ही पड़ेगी। यह सब साहित्य से इस देश के मानस का, सोच का और इसकी विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और कुशलताओं की प्राप्तियों का क्या चित्र उभरता है और वह चित्र समय समय पर कैसे बदलता संवरता रहा है, उसका एक मोटा मोटा अनुमान तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे किसी अनुमान के बगैर खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकेगी। कम से कम बुद्धि के ऊपर आधारित प्रक्रियाएं तो इसी तरह से चला करती हैं। ज्ञान अतीत, ज्ञान अतीत अगर कोई रास्ते होते हों तो उसकी बात अलग है। अपने सारे पुराने साहित्य को देख समझ करके अपने चित्त और काल की एक तस्वीर बनाना और उस तस्वीर में मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व और उसकी वृत्तियों को योग्य स्थान देने का काम इस वक्त शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पुराने साहित्य पर कोई काम हो ही नहीं रहा हो। अनेक भारतीय विद्या संस्थान, खास करके
भारतीय ग्रंथों को देखने समझने के लिए बने हैं और कई सारे बड़े बड़े विद्वान लंबे समय से उस काम में लगे हुए भी हैं। लेकिन जो भी काम हो रहा है वह तो जो होना चाहिए था उसके बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। अपनी दृष्टि से अपने आप को या फिर आधुनिक विश्व को, मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के बदले आधुनिकता की दृष्टि से हमारे उस साहित्य को पढ़ा जा रहा है। अपने काल के संदर्भ में 21वीं सदी को समझने के बदले 21वीं सदी के संदर्भ में अपने काल में से कुछ समसामयिक खोजने के प्रयत्न हो रहे हैं। अपनी कोई तस्वीर बना करके उस तस्वीर में आधुनिकता को योग्य जगह पर रखने सजाने के बदले यह आधुनिकता की तस्वीर में अपने लिए कोई छोटा मोटा कोना हम तलाश रहे हैं। पिछले करीब 250 सालों से पश्चिम वालों ने भारत के बारे में जानने की कोशिश की है, करते रहे हैं। यहाँ की नीतियों को, रीति रिवाजों को, धर्मशास्त्रों को, आयुर्वेद, ज्योतिष और शिल्प जैसी विद्याओं और कलाओं को, इन सब को समझने का प्रयत्न पश्चिमी विद्वान हमेशा से करते रहे हैं। जैसी जैसी उन लोगों की रुचि रही, जैसी उनकी समझ रही और जैसी उनकी ज़रूरतें, अनिवार्यताएं थी, वैसा वैसा कुछ वे लोग भारतीय साहित्य को पढ़ते रहे हैं। उनकी देखा देखी से या फिर ये कहिए कि उनके प्रभाव में आकर के हमारे यहाँ के कुछ आधुनिक विद्वान, हमारे यहाँ के कुछ बड़े बड़े विद्वान भी भारतीय विद्याओं और कलाओं में रुचि लेने लगे और भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे नए नए संस्थान भी यहाँ खुलने लगे। महाराष्ट्र में कई ऐसे संस्थान बने, बंगाल में भी बने होंगे। कई नए संस्कृत विश्वविद्यालय भी खुले। यह सारे संस्थान, विद्यालय और वह विश्वविद्यालय वगैरह सब नई प्रकार के थे। भारतीय विद्याओं को पढ़ने पढ़ाने की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं रही थी उनके साथ उनका कोई भी संबंध नहीं था। पश्चिम और खास करके लंदन के उस समय के विद्या संस्थानों के अनुरूप ही भारत के यह नए विद्या संस्थानों का गठन किया गया था और वहाँ की ही विद्याधाराओं के साथ किसी प्रकार से अपनी विद्याओं को जोड़ने का शायद उनका प्रयोजन था। उदाहरण के लिए वाराणसी में क्वींस कॉलेज नामक एक संस्थान वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में बना था। यह जो कि आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से पहचाना जाता है। भारतीय विद्याओं का अध्ययन करने वाले मुख्य भारतीय संस्थानों में उसकी गिनती होती है। ऐसे अनेक संस्थान बनते चले गए और आज भी ऐसी ही प्रकार के नए नए संस्थान भी खुल रहे हैं। पश्चिम की देखा देखी में और पश्चिमी संस्थानों की तर्ज पर आज यह जो भारतीय विद्या संस्थान जो बने हैं उसमें पश्चिम के सारे पूर्वाग्रह और पश्चिम का
पूरा का पूरा सैद्धांतिक ढांचा जो है वो प्रतिष्ठित हुआ। भारतीय विद्याओं के ऊपर भारतीय विद्वानों ने जो काम शुरू किया वह तो एक तरह से ऐसा ही था जैसे कि यह हमारे विद्वान या कोई विदेशी लोग रहे हों और किसी खो चुकी मृत सभ्यता के अवशेषों में से अपने काम आने वाला कुछ खोज रहे हों। यह काम ऐसा ही था जैसा कि एंथ्रोपोलॉजी में होता है। एंथ्रोपोलॉजी पश्चिम की एक खास और विशेष विद्या है। इस विद्या के प्रामाणिक प्रवक्ता और धुरंधर विद्वान माने जाते क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के अनुसार यह विद्या की विषय वस्तु पराधीन, पराजित और खंडित समाज होते थे। विजेता समाज जैसे कि पराजित समाजों का अध्ययन करने के लिए जो उपक्रम करते हैं वही एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी की इस परिभाषा पर इस विद्या के एंथ्रोपोलॉजी की इस परिभाषा पर इस विद्या के विद्वत समाज में कोई खास विवाद नहीं है। लेवी स्ट्रॉस धाकड़ विद्वान हैं, इसलिए वे अपनी बात स्पष्ट कह जाते हैं। बाकी के विद्वान इसी बात को शायद कुछ घुमा फिरा करके कहते होंगे, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से अपने ही समाज का अध्ययन नहीं किया जाता। ना तो पराजित और खंडित समाज के विद्वान इस विद्या को उल्टा करके विजेता समाजों का अध्ययन करने के लिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भारतीय विद्वान जैसे कि भारतीय समाज पर ही एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं। भारतीय साहित्य पर आज तक जितना भी काम हुआ है और जो कुछ हो रहा है यह सब ऐसा ही काम हो रहा है। आज तो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी की जा रही है और यह एंथ्रोपोलॉजी जैसे कि पश्चिम के एंथ्रोपोलॉजी के विद्वानों के लिए हमारे द्वारा जैसे कि सामग्री इकट्ठी की जा रही है, सामग्री जुटाई जा रही है पश्चिम के एंथ्रोपोलॉजिस्टों के लिए, ऐसा नहीं है कि इस काम में परिश्रम या बुद्धि नहीं लगती हो। बहुत विद्वता और बहुत मेहनत का काम हमारे विद्वानों ने भी किया है, कई सारे काम किए हैं। अभी कुछ सालों पहले महाभारत की टीका सहित का एक संस्करण इंग्लिश में क्रिटिकल एडिशन बन करके तैयार हुआ है। उसे बनाने में 40-50 सालों की मेहनत लगी होंगी। ऐसे ही रामायण के संस्करण भी बने होंगे, वेदों और दूसरे अनेक ग्रंथों पर भी ऐसे ऐसे काम हुए होंगे। फिर अनुवाद भी हुए हैं, ट्रांसलेशंस हुए हैं, संस्कृत, पाली, तमिल और बहुत सारी दूसरी भारतीय भाषाओं के बहुत सारे ग्रंथों का भी इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। यूरोप की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। यहाँ की भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने तो बहुत सारे प्राचीन साहित्य का सरल हिंदी अनुवाद करके उसे सामान्य लोगों तक पहुंचाने के अथाग प्रयत्न किए जा चुके हैं। गुजराती में भी बहुत सारे अनुवाद हुए हैं। यह सब हुआ है और यह बहुत ही परिश्रम और विद्वता का काम ही हुआ है।
लेकिन यह सब काम भारतीय चित्त और काल का किसी अपनी समझ के धरातल से नहीं हुआ, पश्चिम की विश्व दृष्टि के प्रकाश में ही हुआ है, या तो फिर सिर्फ भक्ति के प्रवाह में बह करके थोड़ा सा पुण्य कमा लेने की दृष्टि से अनुवाद और टीकाएं लिखी गई हैं। इसलिए यह सारे अनुवाद और संस्करण वगैरह से भारतीयता की समाज पुख्त और प्रखर होने के बदले आधुनिकता के पूर्वाग्रहों ही प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर आरोपित होते चले गए हैं। आधुनिकता के हिसाब से भारतीय साहित्य का एक भाष्य जैसा बनता चला गया है। उदाहरण के लिए श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के पुरुष सूक्त का अनुवाद और उनके भाष्य को देखें। उसमें तो उन्होंने यहाँ तक ला दिया कि ब्रह्मा के तप से जिस राज्य की अभिव्यक्ति हुई उसमें फला 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 विभाग रहे थे। पुरुष सूक्त का भाष्य करते करते राज्य के 20 विभाग उन्होंने गिना दिए हैं। जैसे कि अंग्रेजी साम्राज्य के विभागीय अफसरशाही वाले राज्य की कल्पना ही पुरुष सूक्त का संदेश हो। श्री सातवलेकर तो आधुनिक भारत के, मॉडर्न इंडिया के महर्षि जैसे माने गए हैं। उनका परिश्रम, उनकी विद्वता और भारत की प्रज्ञा में उनकी निष्ठा सब कुछ उच्च कोटि का रहा है। लेकिन आधुनिकता के प्रवाह में वे भी ऐसे बहे कि उनके पुरुष सूक्त में अंग्रेजी राज्य व्यवस्था का पूर्वाभास दिखने लगा। भारतीय साहित्य पर जो बाकी का काम हुआ है वह भी कुछ कुछ इसी प्रकार का है। इसका सार तो यह निकलता है कि आधुनिक पश्चिम में कोई खास स्पेशल वृत्ति है अथवा स्पेशल समझ है, तो वही वृत्ति, वही समझ हमारे अपने ग्रंथों में भी पहले से ही थी और आधुनिक पश्चिम की तुलना में वह ज़्यादा प्रबल और स्पष्ट थी। पिछले 30-40 वर्षों में ऐसा ही काम बहुत ज़्यादा प्रमाण में होने लगा है। लेकिन इन सब से क्या लाभ? दूसरे की समझ के अनुरूप, दूसरे के मुहावरों में ही अगर बातचीत करनी है तो अपने प्राचीन साहित्य को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? 20वीं सदी की पश्चिमी आधुनिकता को ही यदि प्रतिपादित करनी है तो उसके लिए हमारे पूर्वजों को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज और उनका साहित्य तो अपने भारतीय चित्त तथा काल के ही साक्षी हो सकते हैं। उनको पश्चिमी आधुनिकता का साक्षी बना करके खड़ा करना यह तो कंप्लीट अनाचार ही है। हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य पर होने वाले काम का एक दूसरा उदाहरण भी देखें। पिछले कुछ समय से, शायद 100-125 सालों से हमारे विद्वान लोग इस देश की विभिन्न विद्याओं की विभिन्न भाषाओं में ज्ञात पांडुलिपियों की प्राप्त सूचियों का एक संकलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संकलन को बनाने वाले विद्वानों ने लंबी मेहनत के बाद ये जाना कि संस्कृत
प्राकृत, पाली, तमिल वगैरह भाषाओं की ज्ञात पांडुलिपियों की 2000 के आसपास सूचियां या फिर कैटलॉग्स जो हैं वो इस वक्त हैं हमारे पास। या 2000 जितने कैटलॉग शायद 700-800 अलग अलग स्थानों से संबंधित हैं। इसमें से 100-200 स्थान तो शायद भारत के बाहर के भी होंगे। यह सिर्फ और सिर्फ कैटलॉगों और सूचियों की बात है। यह मान लिया जाए कि प्रत्येक सूची में 100-200 के आसपास पांडुलिपियां होंगी, तो इन सूचियों में रजिस्टर की गई, पंजीकृत की गई पांडुलिपियों की गिनती 2-4 लाख जितनी हो सकती है। यह 2-4 लाख पांडुलिपियां कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी होंगी और किस स्थिति में होंगी, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। अब यह कितनी मेहनत और कितनी विद्वता का काम है। 700-800 स्थान पर रखी हुई पांडुलिपियों को इकट्ठा करना और उसकी एक लंबी समन्वित सूची बनाना, यह कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। लेकिन हम क्या करेंगे इन सब का? 2-4 लाख पांडुलिपियों की यह जो समन्वित सूची है, यह हमारे किस काम में आएगी? यह सूची तो पिछले करीब 150 सालों में संकलित हुई है। कुछ को तो विदेशियों ने बनाई है और कुछ हमारे विद्वानों ने बनाई है। लेकिन हमें तो ये भी खबर नहीं है, ये भी पता नहीं है कि यह सूची में जो पांडुलिपियां रजिस्टर की गई हैं, उनमें से कितनी अब तक भी बची हुई हैं और कितनी को खोल करके इस वक्त भी पढ़ा जा सकता है, और कितनी पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म भी हो सकती है, इसका तो कोई ठीक अंदाज नहीं है। इन पांडुलिपियों को अगर पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो यह सूचियां हम किस लिए बना रहे हैं? ऐसा भी माना जा रहा है कि भारतीय भाषाओं की कुल 50 करोड़ के आसपास पांडुलिपियां यहाँ वहाँ पड़ी हुई होंगी। जो साहित्य आज अपने पास आसानी से उपलब्ध हैं, उसे भी हम देख समझ नहीं सकते हैं, तो यह 50 करोड़ की बातें तो निरर्थक ही हैं। यह ठीक है कि विद्वता के क्षेत्र में ऐसे काम हमेशा हुआ करते हैं। ठीक ठाक चलते समाजों में ऐसी विद्वता भी समा जाती है। जिन पंडित लोगों को कविता करनी ही होती है, उनको उनकी कविता करने दी जाती है, और सक्षम समाज इस प्रकार की विद्वताओं को भी कभी न कभी कहीं काम पर लगा देते हैं। लेकिन इन समाजों में भी ज़्यादातर काम तो मुख्य धारा में, एक खास दिशा में एक दूसरे को समर्थन देते रहकर और एक दूसरे के ऊपर जोड़ते रहकर ही किया जाता है। अपने यहाँ तो भारतीय विद्या पर होने वाले कामों की कोई मुख्य धारा ही नहीं, कोई दिशा ही नहीं। सबका सब काम ही जैसे कि कोई मानसिक अय्यासी हो, इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन अपने पास तो इस प्रकार की अय्यासियों के लिए ना तो साधन है, ना तो समय। अपने खुद के
चित्त और काल को समझना है, अपने दो पैरों पर खड़ा रहने के लिए कोई धरातल बनाना है, तो इस तरह की दिशाहीन विद्वता से कुछ भी नहीं होने वाला। उसके लिए तो अपने संपूर्ण साहित्य को देख समझ करके जल्दी से जल्दी एक मोटा मोटा चित्र बनाना पड़ेगा। फिर बाद में उस चित्र में अलग अलग रंग भरते चले जाएंगे, रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा सुस्पष्ट होती जाएगी, लेकिन अपने को अपनी दृष्टि से अपने आप को और विश्व को देखने की एक दिशा तो मिल जाएगी, अपना कोई धरातल तो होगा। अपनी खुद की दिशा खोजने का काम कहीं शताब्दियों में नहीं किया जाता, यह काम तो 2-4 सालों में ही पूरा किया जाता है, और इस तरह से किया जाता है कि 6-7 महीनों में ही उसकी कोई रूपरेखा उभरने लगती है। हमारे पुराने साहित्य का अभ्यास करके इस तरह की कोई रूपरेखा बना लेने की बात मैं जब जब करता हूँ, तो मित्र कहते हैं ये सारा कुछ जो है ना धर्मपाल जी ने लिखा है, वे बता रहे हैं कि जब जब मेरे द्वारा ऐसा कुछ प्रयास होता है तो मेरे मित्र कहते हैं कि भाई तुम इसमें नहीं पढ़ो, ये तो समझ में नहीं आएगा, इसके जानने के लिए तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजी में पढ़कर या हिंदी में पढ़कर तो सब समझ जो है वो गलत ही बनेगी। पढ़ना ही है तो संस्कृत में पढ़ो और पहले संस्कृत सीख लो। लेकिन संस्कृत जानने वाले कितने लोग होंगे इस देश में? यहाँ तो अब जो है संस्कृत में डॉक्टरेट भी बिना संस्कृत सीखे ही मिल जाती है। अंग्रेजी में निबंध ग्रंथ लिख करके संस्कृत की डॉक्टरेट हो जाती है। अब संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान तो शायद जर्मनी में ही मिलते होंगे, जापान में कुछ विद्वान भी शायद पढ़ते होंगे, रसिया अमेरिका वाले भी शायद पढ़ते होंगे। अपने यहाँ के मॉडर्न विद्वानों में तो संस्कृत में कोई खास लिखने पढ़ने का नहीं होता है। 1500 संस्कृत जानने वाले पंडित शायद बचे होंगे इधर उधर, लेकिन यह संभव है कि पारंपरिक विचारधाराओं से जुड़े हुए परिवारों में 4-6 लाख लोग आज भी संस्कृत समझ और पढ़ सकते होंगे। सुबह आकाशवाणी पर संस्कृत में जो खबर पढ़े जाते हैं उसे सुनने समझने वाले भी शायद ज़्यादा नहीं है। धर्मपाल जी ने श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर को एक बार पूछा था कि इन समाचारों को सुनने वाले पूरे देश में शायद 10 लाख लोग तो होंगे ही। वे बुजुर्ग थे, विद्वान थे, लंबे समय तक जनजीवन में रहे थे। उनका कहना था कि ना इतने लोग तो नहीं सुनते होंगे। पिछले दिनों में तमिल पत्र दिनमणि के पूर्व संपादक और वयोवृद्ध विद्वान श्री शिवरमण के साथ भी धर्मपाल जी की मुलाकात हुई थी। उनसे धर्मपाल जी ने पूछा कि दक्षिण में तो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है, तो दक्षिण में तो अच्छी तरह से संस्कृत जानने वाले बहुत लोग होंगे। कितने होंगे कि जो बिना रुके ही संस्कृत पढ़ लिख और बोल पाते होंगे? उनका कहना था कि एक भी नहीं। फिर बाद में कहने लगे कि हो सकता है
कि हजारे एक लोग मिल सकते हैं जो अच्छी संस्कृत जानते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो मतलब कि अपने देश में अगर संस्कृत की आज यह हालत है, संस्कृत अगर यहाँ रही ही नहीं है, संस्कृत जानने वाले भी नहीं रहे, तो अपने चित और काल की रूपरेखा बनाने के लिए हम संस्कृत के लौट आने का इंतजार तो नहीं कर सकते। जिस अवस्था में आज हम जहां पर हैं वहीं से चलना शुरू करना होगा। जो भाषाएं हम जानते हैं उन भाषाओं के माध्यम से ही हमें कुछ न कुछ अपनी समझ बनानी होगी। विद्वता की शायद यह रीत नहीं होती हो, लेकिन अभी जरूरत जो है यह प्रकांड विद्वता की नहीं है, किसी भी तरह से इस भटकाव से बाहर निकलने की है, अपनी कोई दिशा खोजने की है, स्थिर खड़े रहकर और अपने ढंग से विश्व को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए धरातल तैयार करने की आज की हमारी ज़रूरत है। वह धरातल अगर रेडी हो जाएगा, वह धरातल अगर हम तैयार कर सकेंगे, तो प्रकांड विद्वता के लिए तो बहुत रास्ते मिल आएंगे। संस्कृत पढ़ने और सीखने की तो और सुविधाएं भी हो जाएगी, उस सब के लिए तो समय है, लेकिन अपना धरातल खोजने के काम को पूरा करने के लिए इस वक्त हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। कितने समय तक आखिर एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक सिविलाइजेशन ये हवा में अधर लटक करके, हवा में ऊपर लटक करके खड़ी रह सकती हैं? यह नहीं हो सकता। तो यह जो बात की मैंने, यह दूसरे चैप्टर की बात मैंने की, जिसमें यह कहा गया कि अपना खुद का अध्ययन भी विदेशी नज़र से करेंगे क्या। और अब जो है इसके बाद आने वाले एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि हमेशा महत्व जो है वो सही जवाब का नहीं, लेकिन सही सवाल का होता है। इसलिए हमें सही सवाल करना सीखना होगा। तो यह आज जो है इतनी बात करके आगे वाले तीसरे सप्ताह में हम इस चीज़ों को देखेंगे कि सही सवाल कैसे किया जा सकेगा, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पार्टीलेस जो हैं, पक्षमुक्त जो हैं, यह आज क्यों हमारी ज़रूरत है और कैसे हम अपने देश को पक्षमुक्त कर सकते हैं। और यह जो अदृश्य गुलामी है पॉलिटिकल पार्टियों की, अपने ही लोगों की, काले अंग्रेजों की, इन काले अंग्रेजों की अदृश्य गुलामी से हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं, इन सारी बातों को हम एपिसोड दर एपिसोड हम इसको देखते जाएंगे। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़ा या बिना किसी टंटा फसाद के और एक सामूहिक अहिंसा के मार्ग से, जैसा कि अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों से अपने लिए स्वराज पाने के संघर्ष में हमारे पुरखों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, तो उसी मार्गदर्शन पर चल करके एक बार फिर जो है हम स्वराज को पाने का जो प्रयास हमारा जो कि अधूरा रह चुका है, उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे चलेंगे। तो आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और पूर्ण स्वराज के लिए, पक्षमुक्त के लिए, पक्षमुक्त भारत के लिए और पक्षमुक्त राज्य के लिए
और पक्षमुक्त स्थानिक व्यवस्थाओं के लिए हम फिर एक बार मिलेंगे आने वाले एपिसोड 3 में, जहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हम देखेंगे कि महत्व जो है वो सही जवाब का नहीं लेकिन सही सवाल का होता है। तो इस तरह से सही सवाल करने की दिशा में हम आगे चलेंगे। वंदे